हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। गाइस, आज के इस क्लास में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स टीएसपी पेपर 3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लाए जो आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न आपका, कृषि में हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानि की विवेचना करें। चलिए देखते हैं, प्रश्न बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले समझने वाले हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति के आने से कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, हरित क्रांति के आने से कृषि के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ और इससे क्या हानि हुआ। इन चीज़ों को हम बारीकी से समझने वाले, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति जो हरित एवं क्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रांति से तात्पर्य है कि किसी घटना में तेजी से परिवर्तन होने तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव आने वाले लंबे समय तक रहने से। तो आप देख सकते हैं हरित क्रांति जो हरित एवं क्रांति शब्द के मिलने से बना है। क्रांति का तात्पर्य है कि किसी घटना में तेजी से परिवर्तन होने तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव आने वाले लंबे समय तक रहने से। ये हो गया क्रांति का मतलब। अब हरित का मतलब, हरित शब्द जो कृषि फसलों का सूचक है। अतः हरित क्रांति से तात्पर्य किसी उत्पादन में अल्पकाल में विशेष गति से वृद्धि का होना तथा उत्पादन की वह वृद्धि दर आने वाले समय तक बनाए रखना। मतलब हरित क्रांति का तात्पर्य है कि कृषि उत्पादन में अल्पकाल में, मतलब कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि उत्पादन के क्षेत्र में, वो भी कम समय में। ये हो गया हरित क्रांति का तात्पर्य। नेक्स्ट समझने वाले हैं इनका योगदान कृषि के क्षेत्र में कैसा रहा। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में हरित क्रांति से आशय 60 दशक के मध्य कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से जो थोड़े से समय में उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद एवं नवीन तकनीक के फलस्वरूप हुई। इन शब्दों में हरित क्रांति जो है भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का रूप में सामने आई। भारत में आधुनिक क्रांति जो लाई गई 1960 के दशक में, परंतु ये विश्व में बहुत पहले से ही लागू हो चुका था। तो आइए और समझते हैं कि कृषि में तकनीक ज्ञान का आविष्कार हुआ, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ, सिंचाई सुविधा का विकास हुआ, किसी क्षेत्र में उन्नत औजारों मशीनों का उपयोग हुआ, कृषि में विद्युतीकरण हुआ, किसी क्षेत्र में ऋण का विस्तार हुआ, कृषि शिक्षा में विस्तार कार्यक्रम को सम्मिलित प्रयासों का फलस्वरूप वर्ष 1966-67 के उपरांत कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। ये हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि की धारणा गति दर को किसी वैज्ञानिक ने हरित क्रांति नाम दिया। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, इस समझते हैं। हरित क्रांति का जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। यहाँ बहुत लोगों का डाउट होगा कि हरित क्रांति का जनक तो हमने स्वामीनाथन बताए थे। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे कौन थे। दुनिया के लिए हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति का आरंभ 1960 के दशक में हुआ, ठीक है। भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। और आपके लिए पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का ये जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बैक। तो चलिए अब देखने वाले हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे भारत के लिए पूछा जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन का हो जाएंगे। तो भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है मुख्यतः एस स्वामीनाथन को दिया जाता है 1960 के दशक में।
हरित क्रांति की संभावना इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर अधिक स्तर पर आ चुकी है। इस प्रकार हरित क्रांति में मुख्यतः रूप से दो बातें आती है। पहला कि ये हुआ कि एक तो उत्पादन तकनीक, हरित क्रांति के आने से दो बदलाव देखा गया। एक तो उत्पादन तकनीक में सुधार हुआ, दूसरा कि दूसरे कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई। हरित क्रांति को नवीन कृषि रणनीति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति को नवीन कृषि रणनीति के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत कम समय में कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। नई कृषि युक्ति, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को 1966 ईस्वी में एक पैकेज के रूप में शुरुआत किया गया और इससे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की संभाल दी गई। आइए अब समझते हैं हरित क्रांति के बारे में। समझ लें अब हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ, हरित क्रांति के आने से कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आइए पहला हम देखने हरित क्रांति के लाभ। पहला क्या हो कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के आने से खाद्यान्न के उत्पादन में लगातार वृद्धि होते गई। तो ये समझते हैं क्या क्या हुआ इसमें। हरित क्रांति या नई कृषि राजनीति का पहला लाभ हुआ है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से गेहूं में, बाजरा में, चावल में, मक्का में व ज्वार दालों के उत्पादन में असोचित वृद्धि, मतलब कहा नहीं जा सकता कि इतनी वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर सा हो गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असित वृद्धि हुई है। देश में सभी खाद्यान्नों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1950-1951 में 552 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2011-2012 में 996 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर हो गया। तो समझ सकते हैं उत्पादन के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। दूसरा क्या हुआ कि परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। पहले के जो हम लोग पुराने औजार का प्रयोग करते हैं, कुदाल, ये सब चीज़ों का, लेकिन अभी जो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हम आधुनिक किस्म के औजार का प्रयोग करने लगे। तो चलिए देखते हैं। हरित क्रांति द्वारा किसानों को परंपरागत खेती की सीमाएं पता चल गई है। आज किसान आधुनिक तकनीकों का अपनाने के लिए तैयार है। आज खेती का व्यवसायीकरण हो चुका है। लेस्की के अनुसार एक यहाँ इकोनॉमिक्स है, उसके अनुसार कहा गया कि जहाँ कहीं भी नई तकनीकें उपलब्ध है, कोई किसान या उनके महत्व को स्वीकार नहीं करता। बेहतर कृषि विधियों तथा बेहतर जीवन की इच्छा न केवल नई उत्पादन तकनीकों का प्रयोग करने वाले एक छोटे से धनी वर्ग तक सीमित है, बल्कि उन लाखों किसान में भी फैल गई जिन्होंने अभी तक इन्हें अपनाया है और जिनके लिए बेहतर जीवन स्तर अभी तक सपना है। ये कहा गया है लेजिस्की के अनुसार। किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इसे कारण क्या होता है, हरित क्रांति के किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। उत्पादकता में बढ़ोतरी से कृषि के स्तर में बदलाव आया और अब वह जीवन कार्यार्जन करने के निम्न स्तर से ऊपर उठकर आय बढ़ाने का साधन बन गई। हरित क्रांति के ये बदलाव हुआ। तीसरा पॉइंट है कृषि बचत में वृद्धि हुई। हरित क्रांति आने से कृषि के जो खर्च होता था उसमें से बचत हुई। तो देखते हैं किस क्षेत्र में बचत हुई। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि मंडी में बिकने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि हो गई, जिससे क्या हुआ कि किसान के पास बचत की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसको देश के विकास के लिए काम में लाया जा रहा है। यह वृद्धि विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए लाभकारी रही। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के आने से कृषि के क्षेत्र में एक बार फिर से विश्वास बढ़ गया किसानों में। तो चौथा पॉइंट है विश्वास। हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि किसान, सरकार व जनता सभी में यह विश्वास जागृत हो गया कि भारत में कृषि पदार्थों के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्यात भी कर सकता है। ये हरित क्रांति के आने से बदलाव हुआ हमारे भारत में। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति के आने से खाद्यान्न के आयात में कमी हो गई, मतलब भारत से विदेशी से आने वाले में कम हो गया। तो देखते हैं प्रोफेसर S.L. दांतावाला के मत में इसके अनुसार क्या कहा गया है कि हरित क्रांति ने सांस लेने योग्य राहत का समय दिया है।
इसके खाद्यान्नों की कमी की चिंता से छुटकारा मिलेगा और अर्थशास्त्रियों व नियोजकों का ध्यान पुनः भारतीय योजनाओं की ओर लगेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है हरित क्रांति आने से। वास्तव में हरित क्रांति होने से खाद्यान्न का आयात 1978 से 1980 तक पूर्णतः बंद कर दिया गया था। 2009 से 2010 में 211 करोड़ रुपए का कृषि पदार्थों का निर्यात किया गया। देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कृषि पदार्थों का निर्यात कुल निर्यात का 9.9% था। इस प्रकार विदेशी मुद्रा के खाते में बहुत बचत होगी। तो आप इस छोटे छोटे आंकड़ा को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के विषय सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लिखने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है कृषि के क्षेत्र के लाभ में हरित क्रांति के आने से क्या हुआ कि कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने लगे। कृषि की नई तकनीक अथवा हरित क्रांति के कारण क्या हुआ कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फसलों की कटाई के लिए श्रम की मांग बढ़ गई। एक वर्ष में एक की बजाय 2 फसलों को उगाने के कारण श्रम की मांग में काफ़ी वृद्धि, इसलिए यहाँ पर रोजगार भी मिला। उदाहरणतः क्या हुआ कि पंजाब व हरियाणा में अक्टूबर तक नवंबर धान को काटने तक इसके पश्चात गेहूं को बोने के कारण श्रम की मांग बढ़ गई। यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार के अवसर में काफ़ी वृद्धि हुई पंजाब और हरियाणा में खासकर। कृषि में उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या होगा किसान पर कृषि पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है। इन उद्योगों में भी श्रम का प्रयोग बढ़ गया। कृषि में जितने भी लगे औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पर भी रोजगार का अवसर मिला। सेवा क्षेत्र में भी हरित क्रांति के कारण रोजगार बढ़ा। अधिक उत्पादकों तथा अधिक कृषि साधनों के परिवर्तन तक तथा मंडी संबंधित सेवाओं के परिवहन तथा मंडी संबंधित सेवाओं की आवश्यकता ने भी रोजगार में वृद्धि की है। इस प्रकार तो हरित क्रांति के आने से बहुत से क्षेत्रों में विकास व रोजगार के अवसर मिला, संसाधनों का बचत हुई, किसी के क्षेत्र में जो पैसा खर्च किया जाता उनमें भी कमी आई। तो आइए अब देखते हैं कि ग्रामीण विकास में हरित क्रांति आने से क्या बदलाव हुआ। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या कि सार्वजनिक व निजी निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की गतिविधियां बढ़ गई। इस प्रकार हरित क्रांति से बहुत से क्षेत्रों में लाभ हुआ। आइए अब देखते हैं कि हरित क्रांति के इतना विकास होने के बाद भी कहीं न कुछ खामियां हैं। तो हरित क्रांति की हानि को देखेंगे। हरित क्रांति के आने से बहुत से क्षेत्रों की हानि हुई क्योंकि ये सीमित राज्यों तक ही फैल पाया था। तो चलिए देखते हैं। हमें ज्ञात हो चुका है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। देश को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से लाभ हुआ है। नीचे हम इनमें से कुछ हानि का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या हुआ कि पहला इसका हानि ये हुआ कि कृषि विकास में असंतुलन। देखते हैं कैसे असंतुलन हो गया। पहला पॉइंट है हरित क्रांति का क्षेत्र कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा। विशेष रूप से जो हरित क्रांति जो लाया गया वो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कृषि के विकास में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, लेकिन बाकी राज्यों में इस तरह वृद्धि नहीं हो पाई जिस तरह अन्य राज्यों में हुई। दूसरी ओर क्या हुआ कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा असम जैसे राज्य कृषि में कोई विशेष प्रगति न ला सके। यहाँ हम यह भी बताना चाहते हैं कि हरित क्रांति ने न केवल देश के विभिन्न भागों में कृषि के विकास की दरों में असमानता पैदा की, अपितु देश के एक ही क्षेत्र में कृषि के विकास में असमानता पैदा कर दी। जैसे कि पंजाब के रूपनगर तथा होशियारपुर के जिलों में, या बोल सकते हैं हरियाणा के नारनौल जिले में, या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के उपलब्ध न होने के कारण कृषि में प्रगति न हुई, जबकि इन राज्यों के बाकी हिस्सों में कृषि के विकास की गति बहुत बढ़ गई। इस तरह यहाँ असमानता देखी गई कृषि के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट है कृषि कुछ ही फसलों तक सीमित। हरित क्रांति के आने से क्या हुआ कि कुछ ही फसलों तक जो सीमित रह गया। तो देखते हैं कि अनाज के संबंध में देखा जाए तो हरित क्रांति गेहूं की फसल के साथ ही प्रमुख रूप से जुड़ी रही है। नए बीज सफल नहीं हुए। यह मानना पड़ेगा कि दालों, व्यापारिक फसलों जैसे कपास हो गया, तिलहन हो गया, पटसन आदि के संबंध में अधिक उपज वाले बीज तैयार करने का प्रयास बहुत सफल नहीं हो सके। भारत में उपखंड जहां सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, उन क्षेत्रों के हरित क्रांति गेहूं, चावल
के उत्पादन के बढ़ाने में सहायक हुई, लेकिन बाकी सुखाड़ क्षेत्रों में ऐसी सफलता नहीं मिल पाई। चौथा पॉइंट है पूंजीवादी खेतों को प्रोत्साहन। यहाँ पर छोटे किसानों को नुकसान हुआ है हरित क्रांति के आने से। हरित क्रांति बड़ी मशीनों, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधा में एक भारी निवेश पर आधारित है, क्योंकि हरित क्रांति के आने से आधुनिकीकरण, हथियार, औजार प्रयोग होने लगे थे। बड़े किसानों ने ही कृषि की नई तकनीक का लाभ उठाया। इन सुविधाओं का लाभ छोटे किसान कम पूंजी होने के कारण नहीं उठा पाए। अगर देखा जाए कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रेवेन्यू कमेटी 1969 के अनुसार 705 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों की संख्या कुल किसानों की संख्या की 38% थी, जबकि इसके पास खेती अधीन भूमि का 70% भाग था। इन्हीं किसानों ने बड़ी मशीनों का प्रयोग कुछ श्रमिक को काम से निकाल देता तथा बचे हुए श्रमिक को उचित वेतन न दे सके, तो यहाँ पर एक कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। पांचवा पॉइंट है कि हरित क्रांति के आने से नुकसान हुआ कि बड़े खेतों पर रोजगार के अवसर में कमी हो गई। जैसे हम जानते हैं कि कृषि की नई तकनीक का प्रयोग करने से कारण मशीनों का अधिक प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ कि कृषि की उत्पादकता तो बढ़ी। हरित क्रांति में कृषि मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जैसे फसलों को बोने तथा कटाई के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर का प्रयोग बढ़ा, जिससे खेतों पर काम कर रहे श्रमिक बेरोजगार हो गए। या अगर हरित क्रांति के बढ़ावा मिलने से बहुत से राज्यों में बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है कि भूमि व मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा कि हरित क्रांति के कारण केवल रासायनिक उर्वरक तथा फसलों को कीट पतंग से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक बढ़ गया था। रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण क्या हुआ कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। कीटनाशक दवाओं का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गेहूं और चावल की खेती के लिए भूमिगत जल का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जल स्तर घट गया और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने लगे। तो इस प्रकार आप बहुत से लिख सकते हैं कि हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ हानि हमने सारे चीज़ों का स्पष्ट वर्णन कर दिया है, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।